बड़ी खबर देख रहे हैं आप अपने मेजबान रहीम अहमद खान के साथ। अयोध्या, मथुरा, काशी के साथ अब यूपी के संभल में स्थित शाही जामा मस्जिद, जिसे बाबरी मस्जिद भी कहा जाता है, इस मस्जिद पर भी हिंदू पक्ष का यह दावा है कि ये हर हरिहर मंदिर है। मामला कोर्ट में चल रहा है। हिंदू पक्ष का कहना है कि मस्जिद भी मंदिर को तोड़कर बनाई गई है। हिंदू पक्ष हमेशा वर्शिप एक्ट 1991 को ताक में रखकर पिटीशन दायर करता है। यानी संभल मस्जिद मामले में हरिशंकर जैन पिटीशन दायर करते हैं, उसी दिन कोर्ट मामले को एक्सेप्ट कर लेता है, उसी दिन सुनवाई भी हो जाती है और फिर उसी दिन कमिश्नर सर्वे का आदेश होता है और उसी रात सर्वे शुरू भी हो जाता है, जिसमें फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी का काम मुकम्मल कर लिया जाता है। जिस तरह से इस मामले में अदालत और प्रशासन तेजी दिखा रहा है, वो वाकई हैरान कर देने वाला है। फिलहाल किस तरह के यहां पर बने हुए हालात देखिए हमारी इस रिपोर्ट के जरिए से। वहाँ भगवान कल्कि का अवतार होना है, ये शास्त्रों में वर्णन है। कब होना है ये भी वर्णन है। मुझे पूर्ण रूप से विश्वास है कि पुरातत्व विभाग के सर्वेक्षण के बाद यह तय हो जाएगा। जब वह रिपोर्ट सौंपेगी कोर्ट को और कोर्ट आदेश जारी करेगा, तो जिस प्रकार से राम मंदिर का फैसला हिंदुओं के पक्ष और समर्थन में आया था, निश्चित ही हरिहर का फैसला भी हिंदुओं के समर्थन में आएगा। उत्तर प्रदेश के संभल शहर में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट द्वारा शाही जामा मस्जिद का सर्वे करने का आदेश दिए जाने के बाद वहां के चप्पे चप्पे पर सुरक्षाकर्मी तैनात हैं। 3 लाख से ज्यादा की आबादी वाले पश्चिमी यूपी के इस शहर में मंगलवार शाम से ही तनाव है। हैरानी की बात यह है कि बाहर के कुछ शरारती तत्व आते हैं, याचिका दायर करते हैं, इतनी जल्दबाजी में बगैर दूसरे पक्ष को नोटिस दिए हुए हमारे लोगों को उसकी सुनवाई करके तुरंत आदेश भी दे दिया जाता है। और पुलिस प्रशासन की भी उनको तो नोबेल प्राइज मिलना चाहिए कि उन लोगों ने तो कि आदेश के 2-3 घंटे के अंदर इम्प्लीमेंट करा करके उसका सर्वे करा दिया। ऐसी कौन सी जल्दी थी कि जो जल्दी सर्वे होना उनके लिए ज़रूरी था। सर्वे आसानी से आराम से बाद में भी हो सकता था। काश ये पुलिस प्रशासन बाकी और चीज़ों में भी इतनी अगर तेज़ी लेकर के आए तो शायद हमारे यहाँ का माहौल सही हो और किसी प्रकार की कानून व्यवस्था में कोई परेशानी नहीं हो। जामा मस्जिद का ताल्लुक़ है तो जामा मस्जिद ख़ासकर जुमे की नमाज के लिए होती है और वहाँ पर मुसलमान इबादत के लिए जाता है, ना कि लड़ने या किसी गलत हरकत करने के लिए। तो लिहाजा प्रशासन का यह कहना है कि यहाँ नमाज पढ़ने नहीं आए, ये दुरुस्त नहीं है। देखिए 19 नवंबर को वहाँ पर अर्जी दी गई, लेकिन कोर्ट ने एकदम उस पर एक्शन ले लिया और मस्जिद पक्ष को टाइम भी नहीं दिया कि अपनी बात कह सके और एकदम सर्वे का आर्डर दे दिया। 19 को पिटीशन और 21 तक सर्वे का काम भी मुकम्मल है। इतनी तेजी, इतनी आपाधापी भले कैसे हो सकती है। आज संभल के शाही मस्जिद में जुम्मे की नमाज भी अदा की गई। हिफाजती बंदोबस्त सख्त कर दिए गए। सांसद जियाउर रहमान बर्क भी मौजूद रहे। लेकिन अब सवाल यह है कि वर्शिप एक्ट 1991 जिसकी धज्जियां अब खुले तौर पर उड़ाई जा रही है, साथ ही जो इस मामले में याचिका करता है हरिशंकर जैन और विष्णु शंकर जैन, उनका तो ये कहना है अयोध्या, काशी, मथुरा, भोजशाला, कुतुब मीनार, इन तमाम जगहों पर अभी तक कार्रवाई होनी बाकी है। साथ ही ज्ञानवापी मस्जिद और शाही ईदगाह मस्जिद केस में भी यही पिता पुत्र की जोड़ी काम कर रहे हैं। इस पूरे मामले पर चर्चा में मेरे साथ मौजूद रहेंगे धर्मेंद्र सिंह जी है, स्पोकपर्सन है समाजवादी पार्टी से। धर्मेंद्र जी, स्वागत है आपका बहुत बहुत। और साथ ही उषा सिंह जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, स्पोकपर्सन है भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखते हुए नजर आएंगी। उषा सिंह जी, आपका भी स्वागत है। उत्तर प्रदेश वो राज्य है धर्मेंद्र जी, यहाँ सबसे ज्यादा मामले हैं इसी तरह के, जिन मामलात के मैं यहाँ पर जिक्र कर रहा था कि पहले यहाँ मंदिर था, बाद में मस्जिद बना दी गई। वर्शिप एक्ट 1991 को हमेशा यूपी में तार तार किया गया। धर्मेंद्र जी, क्या कहना रहेगा इस पर आपका? देखिए, मेरी तो सबसे पहले आपको और आपके दर्शकों पैनलिस्ट को मेरा नमस्कार। मैं सीधे सुप्रीम कोर्ट से चाहूंगा कि सुप्रीम कोर्ट इस तरह के मामलों का संज्ञान ले। अभी इस पर चूंकि सब जुडिस है, मैं उसके मेरिट डिमेरिट पर जाने से पहले एक बड़ा सवाल मौजूद खड़ा होता है कि न्याय का सिद्धांत है कि समान अवसर मिलना चाहिए। न्याय का सिद्धांत है कि कोई व्यक्ति यदि कोई रिट पिटीशन लेकर के आता है तो रात के अंधेरे में उसका फैसला नहीं होता।
या एक तरफा फैसला नहीं होता है। फैसला होता है दोनों पक्षों को सुनने, समझने और समान सुनवाई का अवसर देने। सबसे बड़ा सवाल है कि ऐसी कौन सी आफत या असाधारण परिस्थितियां आ गई थी कि न्यायालय को अर्जेंसी में सेम डे ऑर्डर देना पड़ा और जिला प्रशासन इतना तैयार बैठा था सारे काम छोड़ करके, ऐसा भूकंप और सुनामी आई हुई थी कि तत्काल पहुंच गया सर्वे करने। तो अब सवाल यह था कि उत्तर प्रदेश में उपचुनाव था, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी की भाषा, व्यवहार या उनका जो मैसेज है वो साफ है, लेकिन किसी भी लोकतंत्र के लिए इस तरह की चीजें बहुत ही निंदनीय और भविष्य के लिए खतरनाक है। हम इस समाज को महत्वपूर्ण कहां ले जाना चाहते हैं? सवाल यहां मंदिर मस्जिद या उसकी न्यायिक परिधि से ऊपर उठ करके है। अगर इस तरह के सेटबैक हम सिद्ध करना चाहेंगे कि हम जो चाहेंगे, जिस भी तरह चाहेंगे, न्यायालय, अब मैं अगर शब्द यूज कर दूंगा कि न्यायालय को भी उस इन्फ्लुएंस में क्रिएट करके, तो लोग कहने लगे कि आप तो न्यायालय का अपमान कर रहे हैं, न्यायालय की अवमानना आप पर बनती है। लेकिन कहीं ना कहीं इस पूरी परिस्थिति को अगर आप पढ़ेंगे तो सारी चीजों से ऊपर यह है कि न्याय के नैसर्गिक सिद्धांत का पालन नहीं किया गया, बिना सुनवाई का अवसर दिए इस तरह से जाना, ये एक तरह से अपराधियों का काम है। रात में जैसे चोरी करने के लिए किसी के प्रेमिसेस में, किसी के XYZ के घर में घुस जाना, वहां फोटो खींचना, वहां ये करना, वहां की चीजों को अपने हिसाब से करना, कुल मिला के सिर्फ इतना ही है। अब तरीका यह है कि उसको लीगलाइज करने का प्रयास सरकार ने किया। ठीक है, उषा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उषा जी से जान लेते हैं। उषा जी, एक तो धर्मेंद्र प्रधान जी जिस तरह की बात कर रहे हैं कि जो आपाधापी इस मामले में दिखाई गई और उपचुनाव का वो माहौल था, उसमें कहीं ना कहीं बेनिफिट बटोरने की वो होड़ नजर आई। साथ ही उषा जी, आपकी सरकार आने के बाद से यूपी लगातार इसी चर्चा में बिजी है कि पहले यहां पर मंदिर था, अब यहां पर मस्जिद है, वो ऐसा कैसे हो सकता है? विकास की रफ्तार कैसी है, इस पर चर्चाएं कम और ज्यादा चर्चाएं ऐसे इश्यूज पर होती है। हेल्दी पॉलिटिक्स कम और पोलराइज करने वाली सियासत ज्यादा नजर आती है। उषा जी, मैं धर्मेंद्र जी से मैं कहना चाहती हूँ, जब इनके पक्ष में कोई फैसला आता है तो न्याय सही है, सरकार भी सही रहती है। कैसा जो सत्य है वो सत्य दिखा। कोर्ट, ये जज का फैसला है। जज ने जो सर्वे करवाया, जो पाया, तभी तो सर्वे करवाया। और वो है, हिंदू का मंदिर है, एक वही नहीं है। आप सोचिए कि आज तक जितने भी, ये काशी हुआ, मथुरा हुआ, अयोध्या हुआ, सारे मस्जिदों के नीचे ही मंदिर मिला। तो मेरे कल्कि भगवान का मंदिर है, वहां था। लेकिन मैं ये पूछना चाहती हूँ कि अगर सही चीज है तो इन लोग को समर्थन साथ देना चाहिए। अब ये लोग कानून को भी घेरे में रख रहे हैं, ये तो नहीं है सही लगता। ये सपा की सरकार यही काम करती, सपा के लोग जो भी है तो हर चीज का उल्टा मतलब निकालते हैं। राजनीति नहीं, ये इलेक्शन उपचुनाव का माहौल नहीं था, ये चर्चा पहले से ही चल रही। आज नया फाइल नहीं कोर्ट में किया गया है। इनको कहना, बस यही मैं कहना चाहती हूँ। उषा जी, धर्मेंद्र जी का ये कहना है, एक एग्जाम्पल की तरीके से उषा जी मैं इसको समझाता हूँ। दो भाई आपस में किसी बात को लेकर झगड़ पड़ते हैं, अपने पिता के पास जाते हैं, उसमें से एक भाई पहले पहुंचता है और वो अपनी बात रख देता है। अब दूसरे भाई को पिता ने सुना ही नहीं और ये फैसला जो है वो पूरे पहले जो पहुंचा उस भाई के हक में सुना दे, तो ये न्याय नजर नहीं आता है धर्मेंद्र जी को। इसी को लेकर वो बात कर रहे हैं कि हिंदू पक्ष पहुंचता है और उसके बाद एक्सेप्ट हो जाती है याचिका, उसी के बाद आदेश जारी कर दिया जाता है, उसी रात सर्वे भी करवा लिया जाता है और मुस्लिम पक्ष को ना तो नोटिस पीरियड मिलता है, ना उनसे सुना जाता है पूरे मामले को, और एक तरफा कार्रवाई के आदेश जारी कर दिए जाते हैं। ये कहना चाह रहे हैं धर्मेंद्र जी, दरअसल ये उन्हें न्यायोचित नजर नहीं आता। ऐसा कोर्ट आज तक किया ही नहीं है, तो ऐसा है। धर्मेंद्र जी का कहना गलत है, इनके कहने के लिए गलत मानती हूँ कि ये गलत साबित है यहाँ पे, क्योंकि आज तक कोई कोर्ट ऐसा करता ही नहीं। ऐसा हुआ है ना उषा जी, 19 को पिटीशन दायर करते हैं हरिशंकर जैन और उसके बाद 20 को ही आदेश जारी करते जाते, नोटिस पीरियड भी तो नहीं मिलता ना इस पूरे मामले में कहीं मुस्लिम पक्ष को। सांसद है वहां से जियाउर रहमान बर्क, वो भी यही बात कह रहे हैं। नहीं, कहीं सही दिखा है तभी तो सर्वे करवाया है जज साहब। ऐसा नहीं है कोर्ट बिना कोई वजह से नहीं करवा सकती, तो कहीं सत्य पाई गई है, कोई सबूत मिला है तभी उन्होंने सर्वे का आदेश दिया है। ये हमारी आपकी बात नहीं है, ये कोर्ट का आदेश है, कोर्ट का पालन करना पड़ेगा, चाहे धर्मेंद्र जी को हो, चाहे मुझे हो, किसी को सरकार को। हम कोर्ट पे निर्भर करते हैं, जो कोर्ट आदेश करेगा वही हम मानने को तैयार हैं।
ठीक है इनको उषा मानना जी, कोर्ट के आदेश से ही देश चलेगा और कोर्ट के और अदालत के फैसलों का हमें सम्मान भी करना चाहिए। 1991 में उषा जी पार्लियामेंट की एक कमेटी बैठती है और संसद में ये एक्ट पारित किया जाता है। वर्शिप एक्ट 1991 का मैं यहाँ पर जिक्र कर रहा हूँ। उसमें ये फैसला पारित किया जाता है कि 15 अगस्त 1947 के बाद से जो धार्मिक स्थल जिस सूरत हाल में मौजूद हैं वो आगे भी उसी कंडीशन में बरकरार रहेगा, उसको लेकर किसी तरह के सवाल कोई भी उठा नहीं सकता है। ये एक्ट भी पारित हुआ संसद में, और संसद में जो एक्ट पारित होते हैं वो संविधान के तहत होते हैं। तो यहाँ जो है वो पालना राज्य सरकार जो उत्तर प्रदेश की, वो संविधान के इस एक्ट की पालना नहीं कर रही उषा जी। फिर नहीं, इसमें देखिए सरकार क्या कर सकती है, सरकार की तो कोई भूमिका है नहीं। कोर्ट और सरकार से बहुत कोई मतलब ही नहीं होता है। कोर्ट अपना फैसला सुनाती है, कोर्ट सरकार के सपोर्ट पे थोड़ी खड़ा रहती है, क्योंकि कोर्ट को जो समझ में आता है, जज साहब को जो समझ में आता है फैसला सुनाते हैं, फैसला करते हैं। ना तो कोर्ट इनका है ना तो मेरा है। हम लोग संविधान के राह पे चलते हैं, जो संविधान कोर्ट कहेगा वो हम लोग को मानना पड़ेगा, चाहे धर्मेंद्र जी हो चाहे हम हैं, हम लोग उसी राह पे चलना पड़ेगा। बिल्कुल बात तो सही है, लेकिन न्यायोचित उसी तरीके से होता हुआ नजर नहीं आ रहा, इसीलिए सवाल तो बनता है। बहरहाल ये मामला इस वक्त अदालत में चल रहा है। आज जुम्मे के दिन सिक्योरिटी बंदोबस्त वहां पर खड़े किए गए। भारी तादाद में मुस्लिम समाज के लोग आज जुम्मे की नमाज अदा करने के लिए इस मस्जिद में पहुंचे, और गुंबद वाला वो हिस्सा जहां पर धूप पड़ रही थी, धूप में भी आज नमाजी खड़े हुए नजर आए और अपनी नमाज उन्होंने वहां पर अदा की है। अब अगला स्टेप सर्वे को लेकर किया जाएगा। बाबरनामे में इसका क्या जिक्र है? 1885 में जो इस मस्जिद को लेकर जो रिपोर्ट तैयार की गई सर्वेक्षण विभाग की तरफ से, उसका क्या कहना है, क्या मानना है, तमाम वो चीज़ें मलहूज रखी जा रही। लेकिन फिलहाल चर्चा हम कर रहे हैं 1991 के उस वर्शिप एक्ट पर जो संसद में पारित किया गया, और उसके बाद लगातार इस एक्ट की धज्जियां उड़ाई जा रही है। धर्मेंद्र जी, आप ही का मैं रुख कर लेना चाहूँगा। साफ तौर पर उषा जी ने कहा कि ये अदालती मामला है, भारतीय जनता पार्टी का ज़ाती तौर पर इससे कोई लेना देना नहीं। हरिशंकर जैन वो याचिका करता है, जो अपनी याचिका दायर करते हैं और अदालत उस पर सुनवाई करती है। देखिए, सवाल ये है कि हरिशंकर जैन है कौन, और हरिशंकर जैन अचानक वहां कैसे पहुंच गए, जहां तुरंत पहले से अगर सिटिंग नहीं थी, पहले बातें नहीं थी। हमारी बहन चूंकि देख करके नहीं उस पूरे प्रकरण को, रिट सेम डे दायर होती है, सेम डे फैसला हो जाता है। सवाल यहां नियत पर उठता है कि भाई आप ठीक है, मैं मेरिट पर जाना ही नहीं चाहता हूं, सच क्या है झूठ क्या है, लेकिन कम से कम माननीय न्यायालय को यह ध्यान करना चाहिए था कि हम दूसरे पक्ष को नोटिस देकर के जब तक सुनवाई का अवसर न दे कोई फैसला कैसे कर सकते हैं। आखिर देश संविधान चलेगा। रही बात मुगलों की, हिंदुओं की आजादी की लड़ाई में, अंग्रेजों से जो अंतिम लड़ाई हिंदुस्तान के अंदर हुई, उसमें मुगल कह सकते हैं, या देश में ही जो हमारे मुसलमान भाई हैं और हिंदू भाई, दोनों ने मिलकर के आजादी की लड़ाई लड़ी, और इसलिए लड़ाई लड़ी कि एक अच्छा आदर्श हिंदुस्तान बनाएंगे। सपनों का अपने हमारे जो अशफाकुल्लाह चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह जैसे लोग हैं, उनके सपनों का एक देश निर्मित करेंगे। इसलिए नहीं कि आजादी के 70 साल बाद हम जो है ये लड़ाई लड़ेंगे कि किसने क्या बनाया है। आखिर जब पिछले 400 सालों तक, काफी सालों तक मुगल भी राज किए हैं, तो उन्होंने तमाम ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर हिंदुस्तान के अंदर बनाए होंगे। क्या करिएगा, वो सारी चीजें आप मिटा देना चाहते हैं। इराक, सीरिया, या अभी बांग्लादेश की जो स्थिति है, अफगानिस्तान में जो हुआ, ये करना चाहते हैं हिंदुस्तान में भी, कि हिंदुस्तान में शांति से, समझौते से, प्रेम और भाईचारा से देश के सभी नागरिकों को साथ लेकर के एक सुंदर गुलदस्ते के रूप में हिंदुस्तान देखना चाहते हैं, कि इस तरह से आग लगा करके देश को जलते हुए देख करके तालियां पीटना चाहते हैं। सवाल ये है, सवाल ये है, जहां तक शाही जामा मस्जिद संभल का है, भाई न्यायालय में जाते हैं, किसी को हक है, कोई दो भाई लड़ते हैं, जमीन का मसला होता है, घर का मसला होता है, और तमाम मसलियात होते हैं, लड़ाई होती है, नहीं आपसी पहला प्रयास होता है कि आपस में परिजन हो, समाज के लोग हो, लोग बैठ करके सलटा दें, सामाजिक रूप से प्रयास हो गया, नहीं सलटता, न्यायालय में जाते हैं। लेकिन न्यायालय ऐसा नहीं करता है कि धर्मेंद्र सिंह गए और अब्दुल रहमान खिलाफ तुरंत फैसला हो गया, या धर्मेंद्र सिंह गए और उषा सिंह को बेदखल करने का आदेश हो गया, ऐसा नहीं होता है। हाँ, हम न्यायालय जाते हैं तो पर्याप्त अवसर उषा सिंह जी को भी मिलना चाहिए, ये भी अपना पक्ष रखें, सच ये है, झूठ ये है, हमारे पास ये डॉक्यूमेंट्स है, और हम भी रखें। उसके बाद न्यायालय जो फैसला दे सर माथे पर, उस पर किसी को आपत्ति नहीं है। या तमाम मसलियात पे जो फैसले न्यायालय ने दिया है, क्या कोई एक फैसला बताइए जिसको हिंदुस्तान के लोगों ने माना ना हो, चाहे जिस जात के रहे हो, चाहे जिस धर्म के रहे हो, चाहे जिस कम्युनिटी के लोग रहे हो। तो सच ये है कि न्याय का जो नैसर्गिक सिद्धांत है कि न्याय होने से ज्यादा न्याय होते हुए दिखना चाहिए, ये फाइंडिंग्स है,
कोर्ट की कि न्याय हो, लेकिन उससे भी महत्वपूर्ण है कि न्याय होते हुए दिखे। क्या इसमें दिख रहा है रहमान साहब, आप बताएं, पूछिए उषा जी से कि क्या इसमें उन्होंने दूसरे पक्ष को अवसर दिया सुनवाई का, कि आप सेंसिटिव सच इसके पीछे क्या है ये आप भी जान रहे हैं, उषा जी भी समझ रहे हैं, इनके दल की इनकी मजबूरियां होंगी इस बोलने से, क्योंकि उपचुनाव था अगले दिन, कहां मौका था कि दूसरे पक्ष को सुना जाता। लेकिन मेरा स्पष्ट कहना है आपके कोर्ट पे भरोसा नहीं है, आपको जज पे भरोसा नहीं है। ये देखिए, मैंने पहले कहा था सवाल ये उठ, अगर वो उनके बिल्कुल उठेंगे, इसीलिए मैं कहता हूं कि इस पूरे मामले को सुप्रीम कोर्ट स्वतः संज्ञान लेकर के इसको देखना चाहिए कि क्या न्यायिक प्रक्रिया का पालन हुआ। ये फैसले से ज्यादा न्यायिक प्रक्रिया के लायक इसमें न्याय व्यवस्था का गैप है, लाइक ऑफ जुडिशियल सिस्टम है। उषा जी, साफ तौर पर धर्मेंद्र जी यही बात कह रहे हैं कि न्याय व्यवस्था यहाँ पर कहीं ना कहीं कमजोर नजर पड़ी है और प्रशासन पर यह दबाव बनाने का काम किया आपकी सरकार ने, क्योंकि उपचुनाव में इसका इम्पैक्ट, इसका असर डालना चाहते थे आप। उषा जी करेंगे उषा जी से रब्ता, लेकिन धर्मेंद्र जी आपने एक बहुत ही खूबसूरत बात ये कही कि सपनों का जो हिंदुस्तान जिसकी कल्पना चंद्रशेखर आजाद ने की थी, अशफाकुल्ला खान साहब ने की थी, वो सपनों का भारत हम कहीं ना कहीं तलाश रहे थे। आप लोग के नेता कोई भी गलत काम करता है तो सपा के ही नेता करते हैं, वहां तो आप नहीं बोलते हैं। बेटी के साथ अगर कोई रेप होता है तो वहां अखिलेश जी नहीं बोलते हैं। मैं पूछती हूँ, बताइए ना, वहां क्यों नहीं बोलते हैं? अरे बहन जी, में क्या किया भारतीय जनता पार्टी के साथियों ने, मुंह न खुलवाइए। सच है कि माला पहनवाते रहे आपके बड़े नेता, तो इनके भाई नहीं मंत्री का क्षेत्र है, ऐसी राजनीति करते हैं अखिलेश जी। मैं पूछती हूँ धर्मेंद्र जी से, मैं धर्मेंद्र जी से पूछती हूँ, पूछना चाहती हूँ, सामने करा रहे हैं, ऐसे नेतागिरी करते हैं भाई। झूठ मांग रही, हाथ जोड़ करके पीड़िता, ये न्याय व्यवस्था इसमें उत्तर प्रदेश के अंदर हो, आप इनको बताइए, इनको पढ़ा दीजिए एचयू में क्या किया था इनके अनों ने, इनके दल के नेताओं ने, और उसके बाद लगातार उसको तलब करके अखिलेश जी किसी पीड़िता के साथ नहीं खड़ा होते हैं। देखिए अभी दलित की बेटी के साथ क्या हुआ, मैं पूछती हूँ धर्मेंद्र जी। देखिए उषा जी, यहाँ जो जिक्र चल रहा है वो थोड़ा सा अलग है, क्या हुआ, और लॉ एंड ऑर्डर को लेकर आप उषा जी जिसका जिक्र कर रही है, मामला थोड़ा सा अलग है। बड़ी खबर में आज मेरा टॉपिक ये नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपके जानकारी के लिए बता दूं, नीति आयोग ने जो रिपोर्ट दर्ज कराई है 2023 की, उसमें महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराध में उत्तर प्रदेश भारत का नंबर 1 राज्य है, जहां पर महिलाओं के साथ सबसे ज्यादा अपराध इस समय हो रहे हैं। प्रतिदिन जो है वो 243 ऐसे मामले हैं जो वो दर्ज किए जाते हैं, जहां पर महिलाओं के साथ चाहे वो छेड़छाड़ हो, ज्यादती हो या उनके साथ दुराचार के मामले हो, 243 प्रतिदिन। ये आंकड़े वाकई हैरान कर देने वाले और पोल खोलने वाले भी। लेकिन आज का जो ये मेरा टॉपिक है थोड़ा सा अलग है इससे। धर्मेंद्र जी, आप ही के पास आना चाहूंगा। जाहिर तौर पर वर्षिप एक्ट 1991 को लेकर मैं आपसे बात कर रहा था और आपने बड़ी खूबसूरत बात कही थी कि जो सपनों का जो भारत अशफाकुल्ला खान, भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद ने जो देखा वो थोड़ा इससे अलग है, मुख्तलिफ है। आज जब देश अपनी मजबूती की हालत में पहुंच चुका है, 70 साल हमने पूरे कर लिए, फिर से हम मंदिर मस्जिद वाले विवाद में पड़ गए, इसीलिए वो एक्ट बनाया गया था 1991 वाला। यहाँ जो मामला बन रहा है ना, वो ये है कि 1991 एक्ट को ताक में तो रखा जा रहा है, साथ ही इस चीज़ को भी आगे परोसा जा रहा है कि अब हिंदू जाग गया है, इसलिए अपनी उन पुरानी चीज़ों को हासिल करने का जो वक्त है वो बिल्कुल यही बचता है। ऐसे में बहुत बड़ा विवाद पैदा हो सकता है धर्मेंद्र जी, क्योंकि इतिहासकार DN झा कहते हैं कि सारनाथ में जहां बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था, जो बौद्ध मंदिर था, वहां पर अब हिंदू संरचनाओं को खड़ा कर दिया गया। अगर बौद्ध जाग गए तो फिर एक बड़े हालात जो है वो गड़बड़ हो जाएंगे। आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले के मछलीपट्टनम में 11 ऐसे बौद्ध मंदिर है जहां को वहां पर जो है उसे हिंदू मंदिर में तब्दील कर दिया गया। तो ये मामला तो इस तरह से तूल पकड़ जाएगा। यहां पर स्टैंड लेने की जरूरत है केंद्र सरकार को भी और सुप्रीम कोर्ट को। रहमान साहब, हिंदुस्तान विविधताओं से भरा हुआ है, चाहे बोली, भाषा, वस्त्र पहनने हो, चाहे तमाम मत, मतांतर, संप्रदाय हजारों हैं इस देश के अंदर, और सुंदरता हिंदुस्तान की एक मत, मतांतर, भाषा, बोली, पहनावा, खान पान होने के बाद भी सब एक है, और राष्ट्रीय मुद्दे, राष्ट्रीय सवालों पर सब एक साथ खड़े होते हैं। ये ताकत है हिंदुस्तान की। सवाल ये है कि आप अगर इस तरह बटेंगे, आपने बड़ा जेन्युइन सवाल उठाया है कि कल को आज आप हिंदू मुसलमान कर रहे हैं, कल बौद्ध हिंदू होगा, परसों जैन बौद्ध होगा, नरसों सिख हिंदू होगा, तो क्या चाहते हैं? उसके बाद और तमाम संप्रदाय हैं,
कोई किसी को मानने वाला है, किसी कोई गुरु को मानता है, कोई तमाम तरह के आप देखिए पंजाब से लेकर के तमिलनाडु तक अलग अलग मठ संप्रदाय है कोई। तो अगर इस तरह की चीजें प्रतीकों की लड़ाई शुरू हो जाएगी तो आप हासिल क्या करना चाहते हैं? क्या आप पुराना भारत बात अगर करनी भी है, आप इतने बड़े राष्ट्रवादी हैं तो कम से कम बात करिए, चलिए जाइए ना, अफगानिस्तान भी तो भारत का हिस्सा था, क्या उसकी बात करेंगे? अंदर आप लड़ाने की बात कर रहे हैं, मरेंगे, लेकिन क्या पाकिस्तान को भारत में लाने की बात करेंगे? पाकिस्तान को मिलाने की बात करेंगे? बांग्लादेश में हिंदुस्तान का था, इनको बताइएगा, क्या उसको लाने की बात करेंगे? और किसी जमाने में ईरान तक भारत का राज्य था। तो सवाल यह है कि जो हमारे पास है उसको हम सुंदरता से, ये जो समय आ गया आजादी के 70 साल बाद, ये इसके महत्वपूर्ण सवाल ये नहीं है। महत्वपूर्ण सवाल ये है कि हमारा कंपटीशन होना चाहिए कि हमारे देश का प्रत्येक नागरिक अमेरिका और यूके और यूएस और तमाम जो देश, जर्मनी, फ्रांस है, उनके नागरिकों से कंपटीशन करें जीवन स्तर में। हम उनसे बात करें प्रति व्यक्ति आय की, हम उनसे बात करें अच्छे रहन सहन, खान पान, अच्छे घर परिवार, अच्छी सड़कें, अच्छी हवाई कनेक्टिविटी, रेल कनेक्टिविटी, इसकी बात होनी चाहिए। बहस इसकी है कि बहस साहब देखिए, जवाब बुनियादी सवालों पर आपके पास जो जवाब नहीं। बेरोजगारी का क्या आलम है? नौजवानों को नौकरियां मिल नहीं रही हैं, पेइंग कैपेसिटी घट जा रही है। आप समझिए कम से कम 15% जो एफएमसीजी सेक्टर की चीजें हैं उसकी डिमांड कम हो गई है सर, बड़ी चिंताजनक बात है। डिमांड ऐसे नहीं कम हो गई कि लोगों ने खाना बंद कर दिया है, डिमांड इसलिए कम हो गई, पेइंग कैपेसिटी, गांव में पैसे का फ्लो नहीं है। आप ज्यादातर नुकसान तो है, कर दे रहे हैं। बिल्कुल धर्मेंद्र जी, ये पोलराइज वाली पॉलिटिक्स से नुकसान तो विषय नहीं है, लेकिन मेरा ये कहना है कि आजादी के 70 साल बाद जो बहस होनी चाहिए, बहस इस पर होनी चाहिए। लेकिन सवाल यह है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में 2 कार्यकाल पूरा किए और उत्तर प्रदेश में है, और ये बड़ी मौजूद स्थिति है कि जब भाजपा सत्ता में रहती है तो हिंदू खतरे में आ जाएगा, धर्म खतरे में आ जाएगा, राष्ट्र खतरे में आ जाएगा, कटेंगे तो कटेंगे, कपड़े से देश के अंदर के लोग हिंदू भाई को जो आवास मिला वो क्या मुस्लिम भाई को नहीं मिला? मुझे बताइए ना। बिल्कुल नहीं उषा जी, ये भी सही है, बिल्कुल विकास के मुद्दों पर अगर राजनीति होती है तो ज्यादा बेहतर लगता है। वक्त अब बचा नहीं है और भी इस पर चर्चा करनी जरूरी थी, लेकिन फिलहाल मेरे दोस्तों दोनों गेस्ट पैनलिस्ट का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, आपने अपना कीमती वक्त दिया। उषा जी आपका भी शुक्रिया, धर्मेंद्र जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। दर्शकों को बताते चले एक पॉजिटिव बात धर्मेंद्र जी ने यहाँ पर जरूर की है। अगर पंजाब से लेकर तमिलनाडु तक पूरे देश में अगर अलग अलग समुदाय अपनी मांगों को लेकर अगर इसी तरह से सड़कों पर आने लगे, अपने अपने धार्मिक प्रतीकों को, स्थलों को लेकर वो बुनियाद बनाकर अपनी अपनी लड़ाई खुद लड़ने लगे, तो वाकई जो देश है वो विकास की पटरी से उतरकर धार्मिक दंगों की आग में झुलसेगा। बड़ी खबर में आज फिलहाल बस इतना ही। मज़ीद खबरों के लिए आप बने रहें हमारे साथ, देखते रहें मुंसिफ टीवी।